सर्कुलेटरी सिस्टम देखा हमने कल अर्थवर्म का। अर्थवर्म के सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने देखा कि जब भी वो डायग्राम, वो फिगर आपके सामने आएगी, हमारा पहला ध्यान जाना चाहिए डॉर्सल वेसल की तरफ। आवाज ऐकू होतोय असं इथले इथे थोड़ा, ठीक है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ अर्थवर्म में पहला हमारा ध्यान जाना चाहिए डॉर्सल वेसल की तरफ। Yesterday we saw the circulatory system diagram and we saw dorsal vessel. After dorsal vessel we should look towards ventral vessel. डॉर्सल वेसल की तरफ देखते देखते हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को एक बार स्टडी करना चाहिए। फिर वेंट्रल वेसल की तरफ देखना चाहिए। वेंट्रल वेसल के बाद हमारा ध्यान जाना चाहिए लैटरल इसोफिजियल वेसल की तरफ। और आप जब लैटरल इसोफिजियल वेसल के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़ेंगे तो उसमें हमारा चौथा नाम, चौथी चीज जिसकी तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए, दैट इज सब न्यूरल वेसल। सब न्यूरल वेसल आपको सेगमेंट नंबर 14, 1414 और उसके बाद ही मिलेगा। तो कल मैंने आपको ये बताया, तो देखिए हमने नोट्स में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, टेक्स्ट बुक में भी आपको कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन कल मैंने 2-4 बार दोहराया ये स्टेटमेंट कि द सर्कुलेटरी सिस्टम, द नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स इन अर्थवर्म इज डिफरेंट इन फर्स्ट 13 सेगमेंट्स। पहले 13 सेगमेंट्स में नेटवर्क अलग है, ब्लड वेसल्स का नेटवर्क अलग है। सेगमेंट नंबर 14 से आगे अर्थवर्म के बॉडी में वो जो नेटवर्क है ब्लड वेसल्स का, वो सेपरेट है, अलग है। तो आप देखिए, आप सब न्यूरल वेसल देखिए, उसके बाद नंबर 5 वाली कमिशूरल वेसल देखिए। सब न्यूरल और कमिशूरल ये आपको सेगमेंट नंबर 14 और 14 के बाद ही मिलेंगी, उससे पहले कहीं नहीं मिलने वाली आपको। और ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट रहते हैं जो नीट एग्जाम में और सीईटी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्लीज कीप दिस इन माइंड। स्टैंडर्ड 12th के बाद ऐसा कोई भी कोर्स, ऐसा कोई भी सब्जेक्ट और ऐसी कोई भी डिग्री जो आगे जाके आपको अच्छा जॉब देगा, सक्सेसफुल जॉब देगा, उस कोर्स को जाने के लिए, उस डिग्री को जाने के लिए, उस सब्जेक्ट को जाने के लिए आपको 101% कोई ना कोई एंट्रेंस एग्जाम देनी ही पड़ेगी। प्लीज कीप दिस। मुझे मेरा टाइम याद आता है व्हेन आई वाज इन स्टैंडर्ड 12th, दैट वाज इन 1999, सॉरी 2001। 99 में मेरा 10th स्टैंडर्ड हुआ, 2001 में मेरा 12th स्टैंडर्ड हुआ। तो 2001 में नीट एग्जाम तो नहीं था। तभी अगर आपको मेडिकल साइड जाना है तो तभी आपको हर एक स्टेट का अपना सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम रहता था। ऑफ कोर्स उस जमाने में एक नेशनल लेवल का भी एग्जाम रहता था, उसको पीएमटी कहते थे, प्री मेडिकल टेस्ट, वो नेशनल लेवल का रहता था। तो आपको नेशनल लेवल पे, अगर मैं महाराष्ट्र में हूँ लेकिन मुझे तमिलनाडु का कॉलेज चाहिए, मैं महाराष्ट्र में हूँ लेकिन मुझे हिमाचल का कॉलेज चाहिए, तो उसके लिए मुझे ये पीएमटी देना पड़ता था। लेकिन मुझे अगर महाराष्ट्र में के ही कोई मेडिकल कॉलेज का एडमिशन चाहिए तो मैं महाराष्ट्र का सीईटी देता था। इसके अलावा फिर जैसा अपना वर्धा का कॉलेज था, उनका सेपरेट सीईटी था, मेडिकल एंट्रेंस था। साउथ इंडिया में सीएमसी वेल्लोर, which is one of the most renowned colleges and medical facility, CMC वेलोर का अपना सेपरेट एंट्रेंस था, CMC लुधियाना का सेपरेट एंट्रेंस था, एम्स का सेपरेट था, जिपमर का सेपरेट था। तो ऐसे कुछ छोटे छोटे पॉकेट्स थे। अभी लेकिन सब क्या हो गया है, अभी सब कॉमन हो गया है। ओके, नाउ एवरीथिंग इज कॉमन। लेकिन मैं आपको बात क्या बता रहा था कि उस जमाने में मैंने, क्योंकि मुझे महाराष्ट्र के मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए था, तो मैंने महाराष्ट्र का सीईटी दिया। फॉर्चुनेटली मेरा बायोलॉजी और केमिस्ट्री अच्छा था, फिजिक्स में मैं आपकी तरह ही थोड़ा 19-20 ही था, मैथ्स मुझे कभी समझा नहीं है क्योंकि, बट केमिस्ट्री और बायोलॉजी में अच्छा स्कोर किया मैंने एंड आई वाज गेटिंग माय एडमिशन। बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ सम पर्सनल इश्यूज, मोर इम्पोर्टेंटली फाइनेंशियल इश्यूज, आई कुडंट टेक एडमिशन टू मेडिकल। तो उसके बाद फिर मैंने रेगुलर ग्रेजुएशन को एडमिशन लिया, लेकिन उसमें भी उस जमाने में, आई एम टॉकिंग अबाउट 2001,
उस जमाने में वन ऑफ द मोस्ट इन डिमांड सब्जेक्ट बायोटेक्नोलॉजी नाम का सब्जेक्ट था, उसको बहुत डिमांड था उस जमाने में। तो बायोटेक्नोलॉजी के लिए मुझे एडमिशन चाहिए था, तो मुझे उसका एक सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ा। आप देखिए आगे जाके माइक्रोबायोलॉजी नाम के एक सब्जेक्ट हमको लेना था, तो माइक्रोबायोलॉजी भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, आगे जाके उसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी है। लेकिन ये बायोटेक्नोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ड्रग केमिस्ट्री है, ये ऐसे सब्जेक्ट थे कि जिनको आगे इंडस्ट्री में जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत थे। तो अपने आप इन सब्जेक्ट्स की तरफ अगर आपको जाना था तो तभी आपके सीईटी के मार्क्स देखे जाते थे, नहीं तो आपका पीसीबी का ग्रुप कितना अच्छा है वो देखा जाता था, आपको स्टैंडर्ड 12 में बायोलॉजी में कितने अच्छे मार्क्स है वो देखा जाता था। और इन फील्ड्स में इन सब्जेक्ट की तरफ जाने के लिए सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ती। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे रहते हैं कि सर मुझे तो मेडिकल साइड नहीं जाना है, सर मुझे फार्मेसी नहीं जाना है, मुझे आईटी नहीं करना है, मुझे इंजीनियरिंग नहीं करना है, मैं तो बस सिंपल अपना ये करना था। देखिए आप कुछ भी कीजिए, दैट इज अल्टीमेटली इट इज अ डिसीजन मेड बाय यू अलोंग विथ योर पेरेंट्स। लेकिन एनी सब्जेक्ट वर्थ गोइंग कैन बी अचीव्ड ओनली थ्रू एंट्रेंस एग्जाम। और एंट्रेंस एग्जाम की खासियत यही रहती है, एंट्रेंस एग्जाम में बहुत छोटी छोटी बातें पूछी जाती है। लैटरल हार्ट देखा हमने कमिश्यूरल के बाद, नंबर 6 पे था लैटरल हार्ट, नंबर 7 पे था लैटरल इसोफेजियल हार्ट। लैटरल हार्ट सेगमेंट नंबर 7 और 9, आई होप आपके सामने अभी डायग्राम होगा। लैटरल हार्ट सेगमेंट नंबर 7 एंड 9, लैटरल इसोफेजियल हार्ट सेगमेंट नंबर 12 एंड 13, और इन दोनों के बीच में एंटीरियर लूप एट सेगमेंट नंबर 10 एंड 11। ओके, इतना सब गड़बड़ हमने कल देखा। कल कितना लंबा चौड़ा लेक्चर चला देखिए। ओके, आज अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, आप मुझे बताइए, डिड वी टॉक एनीथिंग अबाउट द नर्वस सिस्टम ऑफ अर्थवर्म? बताइए मुझको। नो, ठीक है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड नो आ गया एकदम, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। अभी आपको अगर अर्थवर्म से पहले हमने कॉकरोच के बारे में बात किया था, आई वॉन्ट यू टू गो बैक इन योर नोटबुक टुवर्ड्स द नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच। ओके, कॉकरोच के नर्वस सिस्टम की तरफ जाइए। कॉकरोच के नर्वस सिस्टम के बारे में हमने बात किया था कि कॉकरोच का नर्वस सिस्टम जो है उसमें ब्रेन यानी हेड रीजन में गैंग्लियंस है और थोरैक्स और एब्डोमेन में नर्व कॉर्ड है। हेड रीजन में, मैं कॉकरोच की बात कर रहा हूं, हेड रीजन में सुप्राइसोफेजियल गैंग्लियन है विच इज द मेन ब्रेन। नीचे से सब इसोफेजियल गैंग्लियन है और इन दोनों को कनेक्ट करने वाला है सर्कम इसोफेजियल गैंग्लियन। थोड़ा देखिए कॉकरोच का नर्वस सिस्टम देखिए, सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन, सब इसोफेजियल गैंग्लियन एंड सर्कम इसोफेजियल गैंग्लियन। और ये तीनों चीजें एक दूसरे से मिलकर दे फॉर्म व्हाट इज कॉल्ड एज द नर्व रिंग। है क्या अपने पास नर्व रिंग लिखा हुआ है? क्या हमने नर्व रिंग देखी है कॉकरोच में? यस, वेरी गुड, अच्छी बात है, ठीक है। बाकी के लोगों ने आंसर नहीं दिया तो भी चलेगा। अभी नर्व रिंग के बारे में अगर आपको नर्व रिंग समझ में आ गया है तो अभी मैं क्या बता रहा हूं देखिए। आपने ये ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। अर्थवर्म के बॉडी में भी उसी प्रकार से सब अरेंजमेंट है।
just like the cockroach. अर्थवर्म के पास भी सेगमेंट नंबर 3 में और सेगमेंट नंबर 4 में in earthworm segment number 3 contains the supraesophageal ganglion. okay, ये ऊपर की तरफ है, supraesophageal ganglion. कहाँ पे? ये सेगमेंट नंबर 3 में, और सेगमेंट नंबर 4 में नीचे की तरफ है, इसलिए उसका नाम है सब इसोफिजियल गैंग्लियन। ये है सेगमेंट नंबर 4 में, और ये भी एक दूसरे से कनेक्टेड है, सर्कम इसोफिजियल गैंग्लियन से ये भी कनेक्टेड है। इसका मतलब हम एक स्टेटमेंट थोड़ी देर बाद लिखने वाले, वो स्टेटमेंट ऐसा रहने वाला है कि the supra and subesophageal ganglion present in segment number 3 and 4 together form the nerve ring. इसका मतलब अर्थवर्म के पास भी है नर्व रिंग, जैसा कॉकरोच के पास था नर्व रिंग, अर्थवर्म के पास भी है नर्व रिंग। ये एक बात हो गई। और उसके बाद आगे की बात ऐसी है कि सेगमेंट नंबर 5 और 5 से लास्ट सेगमेंट तक फिर आता है, ये नीचे की साइड है, यानी ये वेंट्रल है, द वेंट्रल नर्व कॉर्ड। समझ रहे हैं आप? ओके, एक काम कीजिए, अभी कल डायग्राम हमने ड्रॉ किया था, डायग्राम का से रिलेटेड काफी सारा मटेरियल लिखा था हमने। उस डायग्राम के बाद एक लाइन छोड़िए और लिखिए नर्वस सिस्टम ऑफ अर्थवर्म। प्लीज स्टार्ट राइटिंग नर्वस सिस्टम ऑफ अर्थवर्म। नर्वस सिस्टम ऑफ अर्थवर्म, उसमें पहला पॉइंट लिखना है द supraesophageal ganglion ब्रैकेट में लिखेंगे इन सेगमेंट नंबर 3, इन सेगमेंट नंबर 3, ये ब्रैकेट में लिखना है इतना बात। क्लोज द ब्रैकेट। अभी ब्रैकेट के बाहर आकर द supraesophageal ganglion, ब्रैकेट में जो लिखा वो अभी ब्रैकेट के बाहर, एंड द subesophageal ganglion the supraesophageal ganglion and the subesophageal ganglion and the subesophageal ganglion सेगमेंट लिखिए ब्रैकेट में, सब इसोफिजियल के बाद ब्रैकेट में लिखेंगे सेगमेंट नंबर 4, सेगमेंट नंबर 4, क्लोज द ब्रैकेट। हमारा स्टेटमेंट कैसा हो गया देखिए, अभी हमारा स्टेटमेंट है, मैं ब्रैकेट की चीजें नहीं बताने वाला हूं, मैं डायरेक्ट स्टेटमेंट बताने वाला हूं। द supraesophageal ganglion and the subesophageal ganglion together form
ये सब अभी ब्रैकेट के बाहर आएगा। टुगेदर फॉर्म द नर्व रिंग इन द अर्थवर्म। टुगेदर फॉर्म द नर्व रिंग इन द earthworm. Together form the nerve ring in the earthworm. Full stop. Next line. The nerve cord is ventral. नीचे की तरफ से है, खालच्या बाजूने येतोय तो. The nerve cord is ventral. कॉमा देख के लिखना है उसके आगे. द नर्व कॉर्ड इज वेंट्रल, कॉमा एक्सटेंडिंग फ्रॉम सेगमेंट नंबर 5 till the last segment. Segment number 5 till the last segment. ओके, ये ड्रॉ करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. नर्व रिंग को अंडरलाइन कीजिए, सुप्रा और सब इसोफेजियल गैंग्लियन को अंडरलाइन कीजिए, वेंट्रल वर्ड है उसको अंडरलाइन कीजिए. ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, तो इस प्रकार से अर्थवर्म का जो पार्ट है वो हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया. एक बहुत मेजर डिफरेंस ऐसा है कि स्टेट बोर्ड के सिलेबस में इससे पहले सिर्फ कॉकरोच का ही सिलेबस था, अर्थवर्म और फ्रॉग नहीं था. ओके, प्लस मैं और एक बात बताना चाहता हूं, एनसीईआरटी में हमेशा हम जो फिलहाल चैप्टर कर रहे हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, इस चैप्टर में पहले से ही कॉकरोच के अलावा अर्थवर्म और फ्रॉग दिए हुए हैं. लेकिन बहुत सारे टीचर्स और काफी सारे स्टूडेंट्स, उनका ऐसा कहना है कि सर नीट के सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ कॉकरोच के बारे में ही सवाल पूछते हैं, अर्थवर्म और फ्रॉग के बारे में सवाल नहीं पूछते. ये रॉन्ग इंफॉर्मेशन है, ये गलतफहमी है. सिलेबस में कॉकरोच दिया हुआ है, अर्थवर्म दिया हुआ है और फ्रॉग दिया हुआ है, 3 एनिमल दिए हुए हैं. नीट के सिलेबस में ये तीनों एनिमल पे सवाल आते हैं. तो बिल्कुल किसी ने बाहर कुछ भी बताया, आपने कुछ भी सुना, बिल्कुल उस पर ध्यान नहीं देना है और विश्वास नहीं रखना है. सिलेबस में 3 एनिमल है, हमें तीनों एनिमल का स्टडी करना पड़ेगा. वी हैव ऑलरेडी फिनिश्ड कॉकरोच. टुडे with this we have finished earthworm. So naturally our third organism for study, the third animal that we will be studying today, that will be the, okay, 2 लाइन छोड़ के प्लीज राइट डाउन फ्रॉग, और मैं जो लिख रहा हूं इमीडिएटली लिखना शुरू कर दीजिए.
I hope you are writing this. कॉर्डेटा के बाद लिखा है प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, फिर है सब फाइलम वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा। कॉलेज लेवल के एग्जाम में, बोर्ड लेवल के एग्जाम में अगर ये सवाल आया, इसे कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रॉग, सिस्टमिक क्लासिफिकेशन या टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रॉग कहते हैं इसको। अगर कॉलेज लेवल पे हमारे रेगुलर पेपर में अगर ये आया तो 2 या 3 मार्क के लिए आएगा, ओके। लेकिन अगर नीट लेवल पे आया, एंट्रेंस लेवल पे आया, तो ये हर एक स्टेप, each and every step and the reason behind it is worth 4 marks। 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, 4, 20, 4, 24, 4, 28, ये इतना नीट के हिसाब से अगर हम देखें तो इट इज वर्थ 28 मार्क्स। समझ गए आप? ओके, 28 मार्क्स, आई एम नॉट जोकिंग। लेट्स टॉक अबाउट दिस। फ्रॉग का हमें जो स्टडी करना है, जिस फ्रॉग के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं, उसका साइंटिफिक नेम जो है वो है रैना टिग्रीना। साइंटिफिक नेम के बारे में आपको पता है कि पहला नाम जेनेरिक नेम रहता है, इट शुड ऑलवेज स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, और दूसरा पार्ट जो रहता है वो स्पीशीज नेम रहता है, इट शुड बी रिटन कंप्लीटली इन स्मॉल लेटर्स। अगर ये हैंड रिटन है तो इनको सिंगल अंडरलाइन करना है, सेपरेट अंडरलाइन करना है, सिंगल अंडरलाइन, सेपरेट अंडरलाइन। अगर ये प्रिंटेड है, आपके पास अगर टेक्स्ट बुक होगा तो आगे जाके देखिए, फ्रॉग का सेक्शन जहाँ पे दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, वहां ये नाम प्रिंटेड है, रैना टिग्रीना। वहां पे अंडरलाइन नहीं दिखेगा आपको, रैना टिग्रीना वो इटैलिक्स फॉन्ट में थोड़ा सा टेढ़ा प्रिंट किया हुआ दिखेगा, ओके। ये कंपल्सरी रूल्स एंड रेगुलेशंस है। आप जब भी किसी ऑर्गेनिज्म का, वो प्लांट रहे, एनिमल रहे, एनीवन, आप जब भी किसी ऑर्गेनिज्म का नाम ये साइंटिफिकली लिखते हैं तो वो 2 हिस्सों में ही लिखना पड़ता है, जीनस नेम, स्पीशीज नेम, या फिर हमको जेनेरिक नेम या स्पेसिफिक नेम, ऐसा भी कहते हैं, ओके। थोड़ा बात करते हैं इसके बारे में आज। ये एनिमल है, हम इसको किंगडम एनिमेलिया में क्यों रख रहे हैं? एकदम सादी बात है, इट कम्स अंडर किंगडम एनिमेलिया फॉर द रीजन दैट इट इज हेटेरोट्रॉपिक इन नेचर, इट शोज मूवमेंट। इसमें एनिमल्स के कैरेक्टर्स है। हेटेरोट्रॉपिक का मतलब क्या हुआ? ये खुद का खाना खुद नहीं बनाता, ये क्या फोटोसिंथेसिस नहीं करने वाला,
ओके, ये खुद का खाना खुद बनाता तो हम कहते हैं कि ये ऑटोट्रॉपिक है। आई होप आपको ये वर्ड्स पता रहने चाहिए, आपका अगर स्टैंडर्ड 10th तक अगर एजुकेशन हुआ है तो। ऑटोट्रॉपिक यानी वो ऑर्गेनिज्म जो खुद का खाना खुद बनाते हैं, जैसे प्लांट्स है, दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। आप और मैं वैसे नहीं है, वी डिपेंड ऑन अदर्स फॉर आवर फूड। तो हम जो है हम हेट्रोट्रॉपिक है, फ्रॉग जो है वो हेट्रोट्रॉपिक है, तो इट इज कमिंग अंडर किंगडम एनिमेलिया। देन इट कम्स अंडर फाइलम कॉर्डेटा। आपने ये वर्ड सुना है, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। आपने नोटोकॉर्ड वर्ड भी सुना है, लेकिन इसमें बेस्ट बात ये है, मुझे पता है ये नोटोकॉर्ड क्या होता है ये बहुत कम लोगों को पता है। और मैं जब कह रहा हूं कि बहुत कम लोगों को पता है, मैं स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं टीचर्स की बात कर रहा हूं। आपने किसी टीचर को अगर पूछा तो टीचर भी इतना ही बोलेगा, अरे वो रहता है नोटोकॉर्ड रहता है, वो नोटोकॉर्ड नाम की एक चीज रहती है। अरे क्या चीज रहती है? इवन टीचर्स डोंट नो व्हाट इज नोटोकॉर्ड। मैं अभी आपको नोटोकॉर्ड का डिटेल नहीं बताने वाला हूं, आगे जाके हमको एनिमल किंगडम का एक सेपरेट चैप्टर है, तब हम डिटेल में बात करेंगे नोटोकॉर्ड के बारे में। अभी आपको इतना ही पता रहना चाहिए, नोटोकॉर्ड ये ऐसे स्पेशल सेल्स हैं, कोई भी एनिमल जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में डेवलप होता रहता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, जैसा आप when you were developing inside your mother as a small embryo, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे आपके सेल्स जो अलग अलग ऑर्गन्स में, अलग अलग टिश्यूज में, अलग अलग प्रकार के ऑर्गन सिस्टम में डेवलप हो रहे थे, उन बॉडी के सेल्स को सपोर्ट करने वाला एक सिस्टम था, वो सिस्टम बना हुआ था नोटोकॉर्ड के सेल्स का। किसका बना हुआ था? वो नोटोकॉर्ड के सेल्स का। तो अभी इसमें मजेदार बात देखिए, एनिमल किंगडम में लोअर एनिमल्स जो है उनका जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चल रहा था, उनके पास कभी भी नोटोकॉर्ड के सेल्स नहीं थे, कभी भी नहीं थे। तो स्टैंडर्ड 9th में हमें बताया गया है ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास नोटोकॉर्ड के सेल्स कभी भी नहीं थे, उनको कहते हैं नॉन कॉर्डेट्स। पॉलीफेरा, सिलेंड्रेटा, प्लैटीहेल्मिन, एस्केलमिंथिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, ये सब नाम आपने स्टैंडर्ड 9 में सुने हैं। बहुत साल हो गए, अभी 10-12 साल हो गए होंगे आपका स्टैंडर्ड 9 होकर। तो जिनके पास नोटोकॉर्ड के सेल्स कभी भी नहीं थे वो है नॉन कॉर्डेट्स। लेकिन बड़े ऑर्गेनिजम्स जो है, बड़े एनिमल्स जो है, कॉम्प्लिकेटेड एनिमल्स जो है, जैसे आप है, जैसा फ्रॉग है, इनके पास एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे नोटोकॉर्ड के सेल्स है, नोटोकॉर्ड के सेल्स थे, इसलिए इनको कॉर्डेट्स इस फाइलम में ऐड किया जाता है। इनको कॉर्डेट्स कहते हैं, देयर फाइलम इज कॉर्डेटा। आगे जाके इनका सब फाइलम देखिए, सब फाइलम इज वर्टिब्रेटा। अभी ये क्या है? जैसा मैंने आपको बताया कि आपके पास नोटोकॉर्ड के सेल्स थे, फ्रॉग के पास नोटोकॉर्ड के सेल्स थे। आज अगर मैंने आपको बोला कि चल तेरा नोटोकॉर्ड का सेल दिखा, यू वोंट बी एबल टू शो। आज आपके पास नोटोकॉर्ड के सेल्स नहीं है, क्योंकि आपके नोटोकॉर्ड के सेल्स अभी इधर आ गए। नाउ यू आर हैविंग वर्टिब्रल कॉलम। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ वर्टिब्रल कॉलम। यहाँ पे आपके पूरे पीठ में वर्टिब्रल कॉलम है, जैसा आपके पास है वैसा फ्रॉग के पास भी है। सो ऑल दोज ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग फ्रॉग हु हैव अ वर्टिब्रल कॉलम, दे कम अंडर सब फाइलम वर्टिब्रेटा। क्या है वो? वर्टिब्रेटा। इसके बाद ये तो आपको पता है, ओके, ये ज्यादा डिटेल में। क्लास एम्फीबिया, हमें पता है एम्फीबियंस, एम्फीबियस, amphibious means any material that can live in water also as well as on land also, that is called as amphibia। समझ रहे हैं आप? तो फ्रॉग वैसा ही है, इसलिए इट कम्स अंडर क्लास एम्फीबिया। देन ऑर्डर है उसका एन्यूरा। ये नई बात है, ऑर्डर क्या है? एन्यूरा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, फ्रॉग
एम्फीबियन ऑर्गेनिजम्स जो है अलग अलग प्रकार के, आपने एक चीज गूगल करनी चाहिए। ये नाम सुना होगा आपने इससे पहले, सैलमेंडर। ये लिजर्ड की तरह दिखता है, ओके। लेकिन ये सैलमेंडर जो है, आप गूगल कीजिए बाद में, उसका फोटो देखिए, बहुत खूबसूरत जानवर है। सैलमेंडर जो है वो एम्फीबिया में आता है, क्लास एम्फीबिया, क्योंकि वो भी फ्रॉग की तरह जमीन पे भी रह सकता है और पानी के अंदर भी रह सकता है। लेकिन अभी गड़बड़ देखिए, सैलमेंडर और फ्रॉग दोनों भी क्लास एम्फीबिया में आते हैं, लेकिन फ्रॉग आता है ऑर्डर एन्यूरा में और सैलमेंडर आता है ये अभी लिखने की जरूरत नहीं है। एनिमल किंगडम जब स्टडी करेंगे मैं ये पॉइंट फिर से दोहराने वाला हूं वहां पे। बोथ फ्रॉग भी और सैलमेंडर भी दोनों भी एक ही क्लास में आते हैं, लेकिन एक ही क्लास में आने के बावजूद उनका ऑर्डर अलग अलग है। इसके पीछे एक ही रीजन है, रीजन यहां पे लिखा हुआ है। आप जब फ्रॉग की बात करते हैं, फ्रॉग कम्स अंडर ऑर्डर एन्यूरा, क्योंकि उसके पास टेल नहीं है। फ्रॉग इज नॉट हैविंग एनी टेल, ओके। लेकिन सैलमेंडर जो है इट कम्स अंडर द ऑर्डर यूरोडेला, क्योंकि वो उसके पास जिंदगी भर टेल रहता है, ओके। यहाँ पे तो हमने रीजन लिखा है कि फ्रॉग इज एन्यूरा बिकॉज इट इज विदाउट टेल, और जीनस और स्पीशीज जो है उसका दैट इज रैना टिग्रीना। क्या नाम है उसका? रैना टिग्रीना। अभी यहाँ पे किसने तो भी टोड के बारे में सवाल पूछा है, टोड। ये अभी ये मजेदार बात देखिए, मैं आपको जो बता रहा हूं आगे। किसी ने तो भी टोड का नाम डाला है, टोड के नाम से मुझे एक चीज याद आ गई अभी। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि ये ऑर्गेनिजम्स एक जैसे दिखते हैं पर एक जैसे होते नहीं, ओके। जैसे मैंने मेरा जो एजुकेशन लिया हुआ है, मेरा एजुकेशन, माय स्पेशलाइजेशन इज इन द फील्ड ऑफ इंसेक्ट्स। मेरा स्पेशलाइजेशन इंसेक्ट का स्टडी है, उसको एंटोमोलॉजी कहते हैं। तो एंटोमोलॉजी में हमने देखा है बटरफ्लाई और मॉथ्स में फर्क क्या है। अभी आपने ये दोनों वर्ड सुने कि नहीं मुझे पता नहीं, बटरफ्लाई तो 100% सुना होगा। मॉथ्स क्या है देखिए, ड्यूरिंग द मॉर्निंग टाइम फ्लावर्स के आसपास, फूलों के आसपास घूमने वाले जो है वो है बटरफ्लाई, और अभी शाम होने के बाद, रात होने के बाद ये लाइट जो है, लाइट के आसपास घूमने वाले जो है वो दिखते बटरफ्लाई की तरह है, लेकिन वो है मॉथ्स। समझ रहे हैं आप? ओके।
टॉर्टॉइज और टर्टल, इनके माउथ में फर्क है, इनके हैबिट और हैबिटेट में फर्क है, इनके कलर पैटर्न में फर्क है। क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर, इनका माउथ अलग है। क्रोकोडाइल का अगर आप माउथ देखेंगे, क्रोकोडाइल का माउथ ये ऐसे आता है, और फिर ऐसे एंड होता है। एलिगेटर का माउथ अगर आप देखेंगे, एलिगेटर का माउथ ये ऐसे आता है। उसी प्रकार से फ्रॉग और टोड की अगर बात करें, आपने आपके जिंदगी में जितने भी फ्रॉग देखे हैं, 10 में से 9 बार वो फ्रॉग नहीं था, वो टोड था। क्योंकि फ्रॉग कौन सा रहता है? फ्रॉग वो रहता है जो ग्रीन कलर का दिखता है। फ्रॉग वो रहता है जिसका स्किन एकदम स्मूथ, एकदम मॉइस्ट और एकदम ग्रीनिश ऑलिव ग्रीन कलर का रहता है। देखिए मैं भी आज ग्रीन कलर पहन के आया। तो अगर आपने ग्रीन कलर का फ्रॉग देखा है तो वो फ्रॉग है। ग्रीन के अलावा आपने दूसरा कोई भी उछलने वाला देखा होगा तो वो टोड था। आपने ब्राउन कलर का देखा है, डार्क ब्राउन कलर का देखा है, लाइट ब्राउन कलर का देखा है, थोड़ा ब्राउन ब्लैक कलर का देखा है, थोड़ा ब्राउन रेड कलर का देखा है। ये सभी जो है ये टोड है। और टोड का बॉडी ड्राई रहता है, उसका स्किन जो रहता है वो ड्राई रहता है, उसको चमक नहीं रहती। जैसी चमक फ्रॉग के ग्रीन कलर के बॉडी को रहती है, वैसी चमक टोड के ब्राउनिश बॉडी को नहीं रहती। समझ गए आप? आई बात ध्यान में? ओके, ये मेजर, ये छोटे छोटे डिफरेंसेस रहते हैं। बाकी और 100 डिफरेंसेस है स्पीशीज लेवल पे। ओके, हमें उतना साइंटिफिक लेवल पे बात करना नहीं है। वैसे बात करते बैठे तो 2 महीने इसी में चले जाएंगे, सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होगा हमारा। ठीक है, ये जब मैं जस्ट आपको सुपरफिशियली बता रहा हूं। मेन तो स्किन का फर्क है। फ्रॉग का स्किन स्मूथ रहता है, शाइनी रहता है, मॉइस्ट दिखता है। टोड का स्किन रफ दिखता है और ड्राई दिखता है, डार्क कलर का रहता है। आई बात ध्यान में? ओके, आज के लिए यहीं पे रुक जाएंगे हम। टुमारो ऑनवर्ड फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज वी विल टॉक अबाउट फ्रॉग्स। ओके, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच।